के ऐतिहासिक क्लास के रूप में, वो मैं लेके आ चुका हूँ। साथियों, ये आपकी आखिरी मौका है जिसमें हम आपको सारे शिक्षकों के द्वारा चैप्टर 1 से आपकी शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल्स आना शुरू हो चुका है, जिसके कारण मुझे ये सोचना पड़े। आप आश्चर्य हो जाओगे साथियों, मेरी जो व्हाट्सअप है वो बैन हो गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे, यदि आपको दिखे तो आप देख सकते हो कि मेरी व्हाट्सअप जो है ना वो बैन हो गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैसेज आना यूट्यूब ये व्हाट्सअप को लगा कि भाई क्या बात है ऐसी, तो व्हाट्सअप ने भी बैन कर दिया है। कोई नहीं साथियों, आपकी परेशानी का जो समाधान है वो लेके आ चुके हैं हम। और एक बार फिर से आपकी जो बाकी है, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो मेरे भाई, वो सब कुछ आपको लेके आने वाला है। तो प्लीज़ एक बार शेयर कर देना अपने दोस्तों साथियों में फटाफट से। और आज हम लोग पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, वास्तविक संख्या, और जीरो लेवल से आपको पढ़ेंगे। एक्सरसाइज वाली क्लास आपने देखा है ना, अब आपको जीरो लेवल से यानी कि सब कुछ आपको बताने वाले हैं कि पहले चैप्टर से लेकर के आखिरी में आपको क्या क्या चीज़ें हैं। डन, एक बार शेयर करना फटाफट से। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको समझाते हैं। एक बार बताना फटाफट से, मेरी आवाज़, वीडियो सब कुछ सही है, एक बार मुझे बताना, ठीक है। ये आखिरी और अंतिम मौका भाई साहब, बहुत ही खास, बहुत ही सुंदर। ओके मेरे भाई, चलो साथियों, अब देख रहे हो सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है, मुझे बताओ फटाफट से जल्दी। तो आप कहोगे सर पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में सबसे ज़्यादा हम लोग को पढ़ना है तो किसे पढ़ना भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। अब वास्तविक संख्या में बहुत सारे टॉपिक आते हैं जो बेसिक जानकारी के लिए, जैसे कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, पता है तुम लोगों को? अरे वही संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है वो प्रकृत संख्या होती है, या फिर गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या आती है। पूर्ण संख्या कौन होती है? जिस संख्या में यानी कि प्रकृत संख्या में यदि 0 को शामिल कर देते हैं वो पूर्ण संख्या बन जाती है। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या आपको पता है, जो प्लस वाला होता है धनात्मक संख्या होती है, जो माइनस वाला होता है ऋणात्मक संख्या होती है। तो ये बेसिक चीज़ है। और इसके बाद जो हम लोग का चैप्टर से भाई, जो हम लोग को पढ़ना है, जो एग्जाम में आने वाला है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है हम लोग को, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और मैं गारंटी देता हूं भाई साहब, अभी तक बहुत सारे बच्चों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या मेरे भाई वो पता नहीं है, ठीक है। एक बार लाइक कर देना, बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम दिल उल के लाइक का होता भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया अभी जी, बहुत बढ़िया। चलिए शुरुआत करें। इसको समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो यहाँ पर देखो ध्यान से, यदि मैं 3 को भाग देता हूँ 5 में तो क्या प्राप्त आएगा, मुझे बताना फटाफट से, जल्दी कमेंट करना। मैं देख रहा हूँ, सबकी लाइव देख रहा हूँ, ठीक है। ये आखिरी और अंतिम मौका। क्या करोगे सर, 3 से भाग दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से एक बार में जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, सही है। इसे आप कहते हो शेषफल, यही कहते हो ना, इसे ध्यान से समझना, इसे कहते हो आप शेषफल। इसे कहते हो जो एक प्राप्त हुआ है इस वाले को, इस वाले कहते हैं आप लोग भागफल, यही कहते हो। ध्यान से समझना, सब कुछ समझाने वाले हैं बहुत ही खास तरीके से, ठीक है। ओके डन। ये जो होता है वो आपका क्या होता है, आप कहोगे सर ये होता है भाजक। क्या होता है, भाजक। और ये जो ऊपर वाला होता है ये होता है भाज्य। सिर्फ यदि इतना आप जानते हो या जान रहे हो या भी जान गए तो समझियो कि सारी समस्याएं जो बाबू खत्म हो जाएगा। एक बार शेयर करना यार, बहुत कम बच्चों के साथ आपने शेयर किया हो यार, शेयर कर दो बाबू फटाफट से, ठीक बा। यदि आप सभी ये बात जानते हो बचपन से, तो आप जानते हो कि भाज्य जो बराबर होता है, भाज्य बराबर वो क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, भाजक गुणे, क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ये हम लोग बचपन से सुनते और जानते आ रहे हैं, यही होता है। सीधी सी बात है भाई, यही होता है ना, ये मुझे बताना। एक बार यस कर मेरे भाई, जल्दी से यस कर, हाँ भाई यही होता है, जल्दी से, है ना। बैकलॉग की समस्या छुड़ा रहे हैं आपकी सारी चीजें, डन है। क्योंकि 1 नंबर बन जाएगा यार आपके एग्जाम में। 100 नंबर के पेपर होती है, 1 नंबर माइनस कर लो, 99 नंबर कहीं पढ़ना होगा इसके बाद से, मतलब इस टॉपिक के बाद से, ये गारंटी है हमारी, सिर्फ इसके बाद से, ठीक है। चलो, तो यूक्लिड जी है, इसे ही उन्होंने कह दिया, एक रूप दिया, उन्होंने इसे नाम दिया एक, जिन्होंने नाम क्या दे दिया, जो भाज्य है उन्होंने क्या कर दिया, इसे ए मान लिया, ठीक है। ये यूक्लिड मान लो एक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया कि भाई मेरे भाज्य को ए मान लिया, बराबर बी को उन्होंने भाजक कह दिया, तथा भागफल को उन्होंने क्यू कह दिया, और प्लस शेषफल को उन्होंने आर कह दिया। ये तो बात उन्होंने सही कहा जो हम लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने जो खास बात कही इसको लेकर के, ये तो हम लोग जानते हैं, और इसमें भी कहोगे यार क्या कह दिया यूक्लिड जी ने, ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं, हम तो सबको जानते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुणे शेषफल होता है, सही है मेरे भाई, हम लोग सबको जानते हैं। लेकिन
उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो अभी तक कोई नहीं कहा था। ऐसा समझ के रखो। क्या बात कही थी भाई? उन्होंने कहा कि जो आर है, देखना यहां पे मैंने लिखा है, उन्होंने कहा जो आर है, आर का अर्थात मतलब क्या होता है भाई? शेषफल होता है। इसे आर कहा है उन्होंने शेषफल। उन्होंने कहा जो शेषफल का मान होगा यानी आर जो होगा वो 0 से क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है या फिर उसके बराबर हो सकता है। और जो b का वैल्यू होगा वो हमेशा b का वैल्यू होगा वो बड़ा होगा r से, यानी कि शेषफल बड़ा होई केकरा से? b से। b कौन है? भाजक। यानी कि भाजक से, भाजक जौन बा बड़ हो सकता शेषफल से, लेकिन कब? भाजपा से छोट शेषफल नहीं। यानी कहे के अर्थात मतलब क्या है भाई? उन्होंने कहा जो ये मान है, ये जो मान है, ये आपका भाजक है, ये भाजक वो हमेशा हर बार वो शेषफल से 0 बड़ा आएगा। यदि आपको कहीं पे भी ये वाला छोटा दिख जाए और ये वाला बड़ा दिख जाए तो समझना भाई साहब गड़बड़ है, यानी कि मुझे कुछ करना है, यानी कि आपने अच्छे से भाग नहीं निकाला है। जैसे एज एग्जाम्पल कोई भी भाग लो, जैसे मैं 5 में भाग दे देता हूँ, यहाँ पे 20 से ही दे देता हूँ, है ना? 5 चौका 20 हो जाएगा। ये देखो कितना आ गया भाई? 0 आ गया। देखो ये क्या हो गया? ये 0 आ सकता है। उन्होंने कहा कि देखो ये 0 आ जाएगा, शेषफल भाई साहब 0 आ जाएगा, उससे मतलब नहीं रखनी। लेकिन ये जो 5 है ना, ये जिसे उन्होंने b कहा, ये वाला कभी भी इससे छोटा नहीं हो सकता है, हमेशा इससे बड़ा ही होगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो 17 से ले लो आप लोग 35 ले लो, 17 दूनी 34 होता है। आपने कितना बार में जागे? 17 दूनी 34, ये 1 आएगा। देखो अब भी छोटा है, किससे? 17 से। यदि ये वाला बड़ा आ गया तब तो आपको फिर भाग देना। क्यों? देख रहे हो ये वाला क्या है? 17 और ये 35 है, तो हम लोग भाग देना पड़ा। और उन्होंने यही बात कही, और यही बात को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भाई साहब कहते हैं। बस समझ गए, कुछ नहीं करना है। और इसी चीज को, ये पूरी स्ट्रक्चर जो है ना वो लिखी गई है, ठीक है? और इसी पे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी पे आपके पूरे चैप्टर्स को समाप्त कर दिया गया है। अब इसी को आप यदि परिभाषा के रूप में जानना चाहो तो आप भाई मेरे भाई जान सकते हो। क्या जान सकता बाबू? कि यदि a और b धनात्मक पूर्णांक हो, यदि a और कोनो b बा, मान लो कि 3 बा और ये 7 बा, ठीक बा? ठीक है, 3 और 7 है। कह रहे कि यदि a और b हो तो ऐसे अद्वितीय q और r निकालने के लिए, यानी कि भागफल और शेषफल जो होगा वह इस प्रकार विद्यमान होगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल हो जाए। ठीक बा? बस इन्होंने बात यही कह दिया, लेकिन कहते कहते यह बात जरूर कह गए कि ये वाला अर्थात उनका कहने का तात्पर्य क्या था? उनके कहने का तात्पर्य था कि एक धनात्मक पूर्णांक a को दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से यदि विभाजित करते हैं, विभाजित करने का मतलब बाबू होला भाग देला, यदि हम भाग देते हैं तो भागफल जो आएगा यानी कि q और शेषफल जो आएगा प्राप्त होगा हम लोग को r, वह इस रूप का ही होगा। यानी कि जो r का वैल्यू होगा वो 0 भी हो सकता है, सही है, या 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी बात कहा बाबू माइनस में ना जाए, शेषफल के मान कभी भी बताना भूल गए हम, वो माइनस में नहीं जाएगा मेरे भाई, ये ध्यान रखना, एक बार शेयर करना बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है? वो माइनस में नहीं आ सकता है। और b जो होगा हमेशा बड़ा होगा, यानी भाजक हमेशा बड़ा होगा, सही है? चलो, तो ये बात उन्होंने कही थी। अब मैं कुछ तुम लोगों से यहाँ पे बुक से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार शेयर करना। ये तुम लोग का किताब है और इस किताब से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये एक प्रकार की क्वेश्चन बैंक है, ठीक है? जो पिछले 10 वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं इससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? वो मुझे बताओ, नहीं पता होगा मैं बता दूंगा। बताओ तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात किया जाता है? फटाफट से जल्दी बताना, जल्दी नीचे कमेंट करके। यदि मैं पूछ दूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, सब कुछ आपको कवर करा दूंगा भाई साहब, अगर क्लास छोड़ के नहीं गए तो। क्या ज्ञात किया जाएगा? कहना कि सर एचसीएफ ज्ञात किया जाएगा। जल्दी से बताओ फटाफट से, एचसीएफ ज्ञात होगा? यस गुरुजी, एचसीएफ होगा, बहुत बढ़िया, एक बार शेयर करना, डन है? चलो एक और क्वेश्चन बताओ, कौन सी संख्या सबसे यानी कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन होती है? सबसे छोट प्रकृत संख्या का नाम बताओ, जल्दी बताओ तो फटाफट से। यहाँ पे तुम लोग का फोन भी ले लेते हैं ताकि मैं कमेंट्स भी देख सकूं, ठीक है? जल्दी से बताना मेरे भाई। पूनम कुमारी, गौतम राज जी बताओ फटाफट से, जल्दी से। बिल्कुल एचसीएफ होता, सही जवाब है। क्या होता है भाई? सबसे छोटा प्रकृत संख्या, बहुत बढ़िया।
सुमन कुमार, बहुत बढ़िया। इन्होंने दे रखा है एक होता है, बहुत बढ़िया। क्या होता है? एक होता है। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कर देना। और ये क्वेश्चन आपके आया था 2022 के प्रथम पाली के एग्जाम में, ठीक है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। डन है? और क्वेश्चन पूछूं? चलो अच्छा ये बताना क्वेश्चन फटाफट से, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, अगर बाबू तारा से पूछ दिया जाए कि परिमेय संख्या, ठीक है, और अपरिमेय संख्या कोई हो और इसका यदि गुणनफल पूछ दिया जाए, यानी कि इसका मल्टीप्लाई पूछ दिया जाए। सपोज मान लो कि आपका 2 एक परिमेय है और इसमें गुणा कर दिया जाए √5 से, जो कि एक अपरिमेय है। ये सब कुछ बताएंगे, अपरिमेय √5 अपरिमेय है, कैसे है, क्यों है, सब कुछ बताएंगे। तो ये क्या होगा जल्दी से बताना मेरे भाई, जल्दी से क्या कहोगे आप? और डेली आप हमारी क्लास में शाम को 7 बजे जुड़ सकते हैं। और ऐतिहासिक क्लास के रूप में जो ब्रह्मशास्त्र चल रही है 6 बजे से शुरू हो जाएगी, 6 बजे आपकी और सब्जेक्ट चलेगी, हम 7 बजे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और कल इसके ऑब्जेक्टिव आएंगे, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस चैप्टर की कल आपकी प्रॉपर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है वो आ जाएगा। यानी कि कल इस चैप्टर से लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कल आपकी 10 मार्क्स आपकी इसकी कंप्लीट हो जाएगी, लगभग 10 नंबर से आपकी, यानी कि 10 का 10 नंबर आप बना दोगे। डन है? डन है भाई? अपरिमेय होता, बहुत बढ़िया मेरे भाई। क्या होता है? देखो, कोई भी परिमेय संख्या हो, यदि उसमें हम अपरिमेय संख्या से गुणा कर देते हैं तो हम लोग का वो संख्या कैसे प्राप्त होगी? अपरिमेय प्राप्त होगी। जैसे कि 2 गुणे √5 करेंगे तो हम लोग का 2√5 होगा, और 2√5 जो होगा ये हम लोग का क्या प्राप्त होगा मेरे भाई? अपरिमेय प्राप्त होगा। ये सही है यहां तक? चलो तो यार एक बार शेयर कर दो, शेयर ना करना अच्छा ना लगा, जल्दी से कर दो शेयर, ठीक बा? चला अब हम लोग बढ़ते हैं, बीच बीच में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहेंगे, ठीक है, बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो अच्छा एक मुझे बताओ, एक चीज सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और इस बार जाओगे शायद, अगर सेट तुम्हें ए मिलेगा, क्या मिलेगा भाई? सेट ए। पता है ना कि प्रश्न पत्र जो है सेट ABCD करके मिल रहा है, 10 सेट आ रहा है। और सेट यदि ए मिला आपको तो उसमें पता है सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? पता है क्वेश्चन कैसा रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? और आपका ऑप्शन पता है क्या क्या रहेगा? आपका ऑप्शन आ जाएगा 15, यहाँ पे मिटा देता हूँ, लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए में पूछ देगा 15, बी में कह देगा 23, और सी में आपका कह देगा 4, और डी में कह देगा आप सभी का 9, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन होगा इसमें से? जल्दी से फटाफट बताना इसमें से कौन होगा, जल्दी से बताना फटाफट से भाई। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा सर? 23 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या के बारे में आज सीख लो। देखो मैं एक एक वर्ड बोलूंगा ना, कंप्लीट आपकी रिवीजन है, कंप्लीट आपकी चैप्टर की ओवरव्यू है, सारी चीजें आपको कवर हो जाएगी, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको सारी चीजें कल भी हम बताएंगे आपको, यानी कि जब ऑब्जेक्टिव की पार्ट आपकी डलेंगी तो। ये इसलिए इसका जवाब 23 आया, क्योंकि अभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, क्यों? एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे। देखो 1 और 23, अब बताओ 23 को 1 और 23 के अलावा कौन और संख्या से भाग दे सकता है ना? तो ये एक खाती का हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ऐसे ही हो जाएगा सर 17 कौन संख्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 और 17 के अलावा आप किसी अन्य संख्या से भाग नहीं दे सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे 15 था, आप 15 किसे किसे भाग दे सकते थे? 15 आप 1 से दे सकते थे, 3 से दे सकते थे, 5 से दे सकते थे, 15 से दे सकते थे। यानी एक संख्या से ज्यादा संख्या से आप भाग दे सकते हैं, या विभाजित हो सकता है। वैसी संख्या अभाज्य नहीं होती है, वैसी संख्या भाज्य होती है। सही है? तो अभाज्य संख्या वही होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता मेरे भाई। डन? वैसे ही हो जाएगा आपका ऑप्शन, अगर यदि 13 होता है तो 13 हो जाएगा, 1 और 13 से ही भाग लेगा। चलो यदि यहां तक सही हो, यदि यहां तक सही हो तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानने से पहले तमाम क्वेश्चंस पड़ी हुई है, तमाम क्वेश्चन पड़ी हुई है साथियों। इसको पूछने से पहले एक एक स्टेप जानेंगे, ठीक है। अभी हम इतना स्टेप इसलिए बता पाए क्योंकि यूक्लिड से ही था ये, और यूक्लिड में ही आता है आपका परिमेय अपरिमेय तो क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम आपको HCF HCF LCM में जाएंगे तो क्या क्या क्वेश्चन पूछता है उसको जानेंगे, लेकिन उसके पहले यूक्लिड विभाजन हमने जाना। अब इसमें क्वेश्चन आता है, और इसमें देखो भाई मैं तुम्हें क्या दूंगा भाई? होमवर्क दूंगा, ठीक है। और मैंने एक बात कही थी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपके हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। तो एकदम सारे रिकॉर्ड तोड़ दो, पीछे क्या हुआ नहीं हुआ उसे छोड़ दो भाई, छोड़ दो। आपने हर जगह देख लिया, हर जगह ढूंढ लिया, कहीं पे भी आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही है, 1-2 चैप्टर्स ही होगा। और मैंने ये बात बहुत पहले कही थी, यहाँ पे पढ़ोगे
पहला और दूसरा चैप्टर वही सारा सब्जेक्ट है, ओकरा बाद से बंद कर दिहल जाई। और आप देखोगे कि इस चैनल पे आपको यदि प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो आप देखोगे कि सारे चैप्टर्स आपके अभी तक जो कंप्लीट होनी चाहिए थे वो करा दिया गया है। तो मंटू सर ने जो गारंटी ली है वो है, और ये गारंटी आपको हम दे रहे हैं फिर से कि एक बार फिर से मैं स्टार्ट करा दिया और इसके बाद आखिरी मौका मैं नहीं दूंगा, क्योंकि यार कवर ही नहीं हो पाएगा तो मैं क्यों दूंगा, कैसे दे पाऊंगा, है ना। तो यार अभी मौका प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, कुछ कर दो, ठीक है। बिना सोचे समझो आप क्लास में डेली आओ मेरे भाई, डेली शाम 7 बजे हम आ रहे हैं, सारे शिक्षक 6 बजे आ रहे हैं, कुछ लोग 8 बजे आएंगे, 6 7 8 3 घंटे दे दो। विश्वास नहीं होता मुझे 7 दिन दे दो भाई। यदि 7 दिन में तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं मंटू सर नहीं करा पाएंगे, मंटू सर पे विश्वास नहीं है, तो छोड़ के चला जाना यार। 7 दिन तो दे सकते हो मौका, है ना। तो शेयर करो, चलो आओ समझते हैं। अब इसमें हम होमवर्क भी देंगे मेरे भाई। चलो कह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ याद करिए। आपके एग्जाम में 100% आएगा, ये लिख लो कि मंटू सर बोल रहे थे क्वेश्चन आएगा, कैसे बनाओगे। देखो सबसे पहले इसे बनाने के लिए मैं इसको पेज ले लेता हूं, चाहिए यहाँ पे बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो सबसे पहले क्या करोगे, पहला नंबर प्रश्न लिखोगे और यहाँ पे छोटा सा और प्यारा सा वर्ड लिखोगे हल। क्या लिखोगे, हल। ज्ञात क्या करना है पहला क्वेश्चन में, 135 क्या ज्ञात करना है, 135 और 225, ठीक है। 225 का एचसीएफ याद करना। मेरे से तेजी से यदि आपके पास क्षमता है तो इसका आंसर करके बताओ, लेकिन याद होगा तो बता मत देना यार, सॉल्व करके बताओ ताकि एक बार रिवीजन हो जाए। डन है। अब इसमें देखो दोनों संख्या में सबसे पहले चूज करना कि इन दोनों संख्या में बड़ा कौन है। तो आप देखोगे कि 225 जो है वह बड़ा है, किससे बड़ा है, 135 से बड़ा है, ठीक है। तो जो बड़ा होगा उसे मान लेना भाई साहब, तुम 225 को ए मान लेना, ठीक है। यानी कि जो बड़ा होगा ओकरा के क्या मान ले होगा ए, और जो छोटा हुई ओकरा के हमने क्या मान ले होगा बटे बी, ठीक बा। कोनो समस्या ना गुरुजी। अब कोनो समस्या नहीं क्या, तो साइड में क्या कर लिया, तू एकरा के छोट संख्या से बड़ा वाला संख्या में नहीं भाग दे लिया, ठीक बा, ताकि तहार पूरा प्रोसेस आसान हो जाओ, ठीक बा। देखा कौना तरीका से तू बनैबा पेपर में कोनो दिक्कत ना हुई, उ हम बतावे वाला बानी। अब 135 में 225 से भाग दो, कितना बार में जाएगा, कहोगे सर ये एक बार में ही जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 135। नीचे कितना बचेगा, कहोगे 5 में 5 गया 0 और 9 3 बार यानी कि हो जाएगा 90, ठीक है। फिर ये भाग दोगे 9 चला जाएगा, ये 135 यहाँ पे उतर जाता है, ये बात जानते हो मेरे भाई। चलो यहाँ पे कलम का हम यूज जो है ना वो डबल मतलब अलग अलग कर देते हैं ताकि आपको हमको समझाने में भी दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। कितना आया था 90, ठीक है। 90 को यहाँ पे ब्रैकेट से हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या उतर जाएगा भाई, 135 उतर जाएगा। 135 जब ये उतर जाएगा तो यहाँ पे कितना बार में जाएगा, एक बार में। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 90। 90 से करोगे भाग तो कितने आ जाएगा मेरे भाई, जल्दी बताना, जल्दी से फटाफट से कमेंट करते रहना। क्या हो जाएगा सर, 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 को फिर इसको भाग देंगे हम लोग, जैसे भाग देंगे क्या हो जाएगा, 90 यहाँ पे पहले उतरेगा और 90 के यदि भाग देते हैं तो 45 दूनी 90 होता है, ये होता है 90, ये हो गया 0 कट गया। अब देखना एक बात भाई साहब याद रखना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यदि आपको एचसीएफ पूछ रहा है तो तब तक ये क्रियाकलाप करते रहना है जब तक आप लोग की अंतिम में 0 ना आ जाए। बोलो मेरे भाई सही है, हम सही बानी, उजली कहिएला, ठीक बा, याद करके रखिए। अब चलो, जब यहां तक आप कर लिए हो तो इसमें चरण लिखना होता है। देखो ये चीजें बन गई, आंसर आ गया, आप कह दोगे कि गुरुजी 45 से इसका आंसर आएगा, लेकिन चरणबद्ध तरीके से यदि नहीं लिखे तो ये बाबू तारा एग्जाम में कितने मान नंबर का आएगा, बोले मेरे भाई जल्दी से 2 नंबर के आई। क नंबर के आई बाबू, 2 नंबर के। एक बार शेयर करो, 2 नंबर ना मिली तो देखा कैसे बनोगे, लिखोगे सबसे पहले चरण नंबर 1, उसके पहले लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिखोगे, यूक्लिड विभाजन से, विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है मेरे भाई, एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का होला, वो होला a बराबर b क्यू प्लस के r होला, ठीक बा। जहां कंडीशन हम बताओ जो 0 है वो बराबर या छोटा हो सकता है कि ये r से, r यानी कि बड़ा हो सकता है 0 से, और ये छोटा हो सकता है आपके b से, ठीक है। ये कंडीशन होता है, इसको लिखना जरूर भाई। अब इसमें क्या करोगे, चरणबद्ध तरीका लिखना। सबसे पहले लिखना चरण नंबर 1, चरण नंबर 1। अब ऐसे ही लिखना, ठीक है। चरण 1 में क्या करोगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि हो जाएगा 225 बराबर b नंबर क्या हो जाएगा 135। q का मान यहाँ पे कितना आया है, 1 आया है, देखना ध्यान से, ये q है ना, तो इसको केवल उठा के पटक देना यहाँ पे, लो। और उसके बाद यहाँ पे r कितना आया था, उस स्थिति में पहला वाला कंडीशन में 90 आया था, तो इसे लिख लो 90। अब चूंकि यह r बराबर नहीं है 0,
तो यहाँ पे लिखना चूंकि r बराबर नहीं है 0, इसलिए क्या करेंगे, चरण नंबर 2 पे जाएंगे, जहां खत्म हो जाएगा वहीं पे इसको रोक देंगे। चरण नंबर 2, चरण नंबर 2 में क्या हो जाएगा, अब हम लोग का जो बी जो था इसमें वो ए बन जाएगा, यानी कि 135, यानी कि अभी हो जाएगा ये 135 बराबर, अब इसमें बी कौन हो जाएगा, ये 90 गुणे इसमें भागफल क्या हो जाएगा, यानी कि क्यू 1 और प्लस इसका शेषफल कितना आया था, तो कहोगे मेरे भाई 45 आया था, तो ये कर दोगे 45, ठीक है डन। चूंकि अभी भी ये r बराबर नहीं है 0, ठीक है, तो चरण नंबर क्या करोगे सर, तीसरा करोगे। अब तीसरा बाबू करोगे तो क्या हो जाएगा, ये अब 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या चीज 45 गुणे, इस स्थिति में b का मान कितना आया था, तो कहोगे सर ए क्यू का मान 2 आया था, बस उठा के यहाँ पे पटक दो 2, अब प्लस ये हो जाएगा ये हम लोग का उस स्थिति में 0, तो ये हो गया 0, चूंकि r बराबर आ गया हम सभी का 0। यदि जैसे ही r बराबर 0 आया क्या लिखोगे, इसलिए और लिखोगे अतः, ठीक है, ऐसे लिखना वर्ड जरूर, अतः किसका किसका, तो 135 और 225 का, क्या लिखोगे 135 और 225, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में बंद जरूर करना, ठीक है, 225 ऐसे लिखना, ठीक है, इसको थोड़ा सा अतः लिख करके नीचे लिख देना ऐसे, HCF सबसे सुंदर तरीका 135 कमा 225 बराबर हो जाएगा कितना 45 आंसर। और एक काम करना, आपके पास ब्लैक पेन जरूर लेके जाना, और ब्लैक पेन ले जाकर के, जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक पेन दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं दूसरा ले लेता हूँ, और इसको जरूर ऐसे अंडरलाइन करना, ऐसे पता फायदा क्या है भाई, तुम्हें पता है फायदा क्या है, इसे टीचर्स ये स्टेप देखेंगे और तुरंत आंसर देखेंगे और फटाफट इसे चेक कर देंगे। तुम्हें बिलीव नहीं होगा, मैं इस वर्ष गया था एग्जाम में कॉपी चेक करने के लिए, जो 2024 में बीता एग्जाम, उसकी जब कॉपी चेक किए ना, तो सिर्फ यही प्रोसेस सारे टीचर देख रहे थे और हम भी यही देखे, और टीचर यही देखते हैं भाई, यही देखते हैं, सिर्फ आपकी लिखने का प्रोसेस और अंतिम आंसर आया है या नहीं आया है। मैथ में बस इतना ही देखा जाता है, इसमें ज़्यादा हैंड राइटिंग का कोई मतलब नहीं होता है, प्रोसेस आपका सही होना चाहिए, लिखने का सही तरीका मेरे भाई सही होना चाहिए। बोलो मैं सही हूँ, बोलो यस फटाफट, एक बार बता दो बाबू, यदि समझ में आ गई बा तो बताओ फटाफट से कि यस गुरुजी समझ में आ गया। एक बार लाइक को भेज कर दो और एक बार शेयर कर दो प्लीज़ मेरे भाई, और एक बार बोलो कि रोज जुड़ोगे, डेली जुड़ोगे, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और फिर आपको होमवर्क देते हैं। नीतीश बाबू एकदम बढ़िया, संदार बॉस, आर्यन जी, मिस काजल बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़िया, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, एक बार मुझे बताना कि हाँ सर ये समझ में आ रहा है सर। आगे ऐसे ही कंटिन्यू करिए सारे सब्जेक्ट। कितने चैप्टर है भाई तुम्हारे पूरे मैथ में, 15 के 15 खलास कर देंगे भाई। कितने 15 चैप्टर्स, 15 के 15 क्लास होंगी, और एक्सरसाइज वाली क्लास जरूर देखना। देखो अब ये देखो, एक बार में तो मैं 1.1 1.2 1.3 1.4 तो खत्म नहीं कर सकता हूँ एक क्लास में, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, तो इसके लिए मैंने क्लास करा रखी है, ठीक है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाना, कहाँ प्लेलिस्ट में, इस चैनल के प्लेलिस्ट में, और बिल्कुल फ्री में आप लोग सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो, और जो बाकी होगा वो कंटिन्यू हम इसमें करके खत्म कर देंगे। सही है मेरे भाई। चलो अब चलो तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। उसके पहले होमवर्क लिख लो। होमवर्क क्या होगा भाई, आपको बताना है 196 और 38,220 और 867,255 वाला के आंसर क्या होगा। और आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन इस वर्ष आएगा, ये वाला 867 और 255 वाला, मुझे जहां तक पता है 867 और 255 वाला ये कई बार नहीं पूछा है, और आपके इस बार आपके एग्जाम में आएगा। आपको पता होनी चाहिए कि मैं जो गेस करता हूं, मैं जो बाणी बोल देता हूं पढ़ाते वक्त में, वो 100% आपके एग्जाम में मेरे भाई आ जाता है, ठीक है। एक बार लाइक करके शेयर करो मेरे भाई, चलो फटाफट से, और सभी लोग जुड़े रहो, ठीक है। चलो क्वेश्चन पूछे, एक बार हो हल्ला करो यार, सर क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे। अरे बोल भाई कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछिए सर। मिस्टर शत्रुधन बोल रहे हैं कि सर जी मेरा नाम ले लेते हैं। यार नाम लेने के चक्कर में ऐसा नहीं है, देखो सारे बच्चों को तो नाम मैं एक साथ नहीं ले सकता हूँ यार, तुम कैसा कुछ ऐसा कर दिखाओ कि मैं दौड़े दौड़े अब तुम्हारे घर पे चला हूँ, ठीक है। और मैं नाम लूंगा यार, जितने भी बच्चों का सामने नाम आता है मैं नाम लेता हूँ। अवधि जी बहुत बढ़िया, अदिति जी बहुत बढ़िया, चलिए कुसुम जी यस सर। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं भाई, उसका जवाब देना, फटाफट जवाब देना मेरे भाई, फटाफट से जवाब देना। चलो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हम आपको पूछ रहे हैं, ठीक है। पूछे 65 और 60 का मासा बता दो फटाफट से, सॉरी 45 और 60 का, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। चलो 45 और 60 का बता दो, तो 45 और 60 का
HCF क्या होगा, ऑप्शन भी दे दूं, 45 और 60। HCF बताना है आपको, HCF क्या होगा मेरे भाई, जल्दी बताओ फटाफट से। ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन आपको दे देते हैं 15, ऑप्शन दे देते हैं बी नंबर 10, सी नंबर दे देते हैं 30 और डी नंबर दे देते हैं 9। चलो मेरे भाई जल्दी बताओ फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा, जल्दी बताना, जल्दी बताना। इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड होगा क्वेश्चन, वो आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो क्या होगा देख लो यार। ओ भाई क्या बात है यार, सब कोई 15 दे रहा, बहुत बढ़िया, 15 होगा, बहुत गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें यूक्लिड पे मत जाना, ठीक है, इसमें यूक्लिड पे मत जाना, फटाफट से भाग विधि से निकाल लेना, सही है। चलो ओके डन। और क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन पूछे, चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, ठीक है। जो क्वेश्चन कब कब पूछा गया भाई, आप मैं देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में 2021 में, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया 2.131333 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सी संख्या है, जल्दी बताना फटाफट से, ये कौन सी संख्या है। ऑप्शन दे देता हूँ, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताना फटाफट से मेरे भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से। चलो क्या बात है, गुड, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही गुड, बहुत अच्छा। चलो आओ आओ आगे बढ़ते हैं। चलो ये चीज़ें समझ में आ गई। तो अब हम क्वेश्चन की सिलसिला बढ़ाएंगे। इसमें थोड़ा सा कम क्वेश्चन होता है यूक्लिड में, इसका पार्ट एक है HCF और LCM, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन होता है, तो उसमें तड़ातड़ क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आप लोग बताते जाना, सही है। तो मैं LCM और HCF आपको पढ़ा लूँ, सही है, ठीक है भाई। चलो आओ बात करते हैं यहाँ पे आगे। यहाँ पे देखना एक क्वेश्चन है यार, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछेगा, ये गारंटी है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछेगा 2 मार्क्स में, है ना, ये ध्यान रखना। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है और इसको बनाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है। अब इसको सिद्ध करना, साबित करना, कैसे करोगे, आपको यदि पता है तो फटाफट से जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है। नहीं पता है मैं बताता हूं, सुंदर से यहाँ पे वर्ड एक लिख लेना भाई, हल, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक इस रूप का होता है, कोई भी दुनिया का कोई भी धनात्मक पूर्णांक, इसे साबित करना, सही है। चलो तो सबसे पहले मानेंगे कि माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए कोई मान लिया धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए यहां पे b बराबर जो हो जाएगा हम लोगों का, b बराबर वो 6 हो जाएगा। अब कहोगे कि सर 6 क्यों हुआ, तो आओ और ये सारे स्टेप लिखना है, क्योंकि यहां पे लिखना जरूर, क्योंकि, और ऐसे ही बनाना है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो पूर्णांक दिया गया है वह पूर्णांक किस रूप का है, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का है, यदि यहां पे ध्यान देना, यदि यहां पे 6 के जगह 6q के जगह कोई दूसरा होता, अभी आपने यूक्लिड में पढ़ा कि a बराबर bq+r होता है, a बराबर bq प्लस का r होता है, ठीक है। तो यानी कि जो ये 5 है वो r होता है, q है तो q दिया है, तो इसमें जो गुणांक है वही ना आपका b होगा भाई, वही तो हम भी समझा रहे हैं। तो यदि यहाँ पे कोई दूसरा होता, ठीक है, यहाँ पे 6q की जगह 5q होगा, है ना, 8q होता, तो आपका b का मान 8 हो जाता, 5 होता तो 5 हो जाता, सही है। यहाँ तक सब आप समझ के रहना, और जैसे आएगा आपको वैसे बनाना है, सही है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद से, अब जब हम लोग यहां तक बढ़ जाएंगे और यहां तक समझ में आ जाएगा, तो हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, क्योंकि हम लोग को बनाना भी है तो यूक्लिड विभाजन से ही बनाना है, तो बनाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम से क्या कहता है वो कहता है कि a बराबर bq+r होना चाहिए,
यही कहता है। तो जब a बराबर बी क्यू प्लस आर होना चाहिए तो यहाँ पे a बराबर b के बदले क्या माना मैंने, 6 माना है, तो हो जाएगा 6q प्लस आर, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। सही है। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में r का वैल्यू हम लोग मानेंगे, ऐसे एज ए मान के चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मानेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 माना। अब भाई मैंने आपका सवाल होगा एक कि सर आपने 5 तक ही क्यों माना इसे, आप 6 मान सकते हो, 4 तक मान सकते हो, 10 तक मान सकते हो, लेकिन नहीं। देखो ध्यान से, इसने क्या कहा है, इसने कहा है 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, सॉरी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 दिया गया है और 6q के रूप में है। तो हमने अभी आपको बताया कि r का वैल्यू हमेशा b से छोटा ही होगा। तो यहां पे b क्या है, 6 है, तो 6 से छोटा r मानना पड़ेगा हमको। तो 6 से छोटा r कहां तक जाएगा, तो 5 तक ही जाएगा, इसलिए मैंने 5 तक माना है। सही है, यहां तक हर एक स्टेप समझना, क्योंकि भाई सब गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बारी बारी से हम लोग सब में मान रखेंगे, पहले 0 रखेंगे, फिर 1, 2 और 3, 4, 5 तक करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको a बराबर हम लोग क्या मानेंगे, सबसे पहले समीकरण नंबर a में हम लोग 0 मानेंगे। ठीक है, a बराबर 0 मानेंगे, तो r बराबर 0 माना। सबसे पहले समीकरण नंबर 1 में r बराबर 0 मानेंगे। 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q, यहाँ पे 6q और प्लस r में 0 करेंगे, तो 0 करेंगे फिर बात तो वही हो जाएगा, यानी कि 6q आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि a बराबर 6q आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट a बराबर का 6q होगा। ये समीकरण नंबर हो गया 2। ठीक है, पुनः अब क्या करोगे भाई, समय अब r बराबर 1 मानोगे। जैसे ही आप r बराबर 1 मानोगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस का 1 हो जाएगा। समीकरण में कितना हो जाएगा सर, 2, 3 हो जाएगा ये। फिर इसे बड़ा से पुनः क्या बनाओगे, r बराबर 2 मानोगे। ठीक है, जैसे r बराबर 2 मानेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका चौथा वाला समीकरण। सही है, फिर इसी प्रकार से बहुत इजी होता है, बहुत ही आसान है भाई। r बराबर मान लेना अब 3। ठीक है, अब जैसे r बराबर 3 मानेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस का 3। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 5। फिर इसी प्रकार से मानते चले जाना 5 तक। r बराबर क्या मानोगे मेरे भाई, 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस का 4 हो जाएगा, और ये समीकरण नंबर हो गया 6। ठीक है, पुनः यही लिख देता हूं, r बराबर मेरे भाई क्या मान सकते हो तुम, अब 5 मानोगे। ठीक है, लास्ट 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस का 5, और ये समीकरण नंबर हो गया आपका 7। ठीक है, अब बस यहां तक रुक जाना है। अब एक चीज देखना है, क्या देखना है भाई, आप देखोगे यहाँ पे मैं दूसरे पेन का यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ देखोगे, यहाँ जब आपने 1 माना, ये वाली देखो, तो 6q प्लस 1 के रूप में आया। 1 क्या है, विषम पूर्णांक है, हमको सम को हटा देना, क्योंकि इसने कह दिया पहले कि विषम पूर्णांक हमको मानना है। विषम पूर्णांक क्या भाई, फिर 3, देखो ये 6q प्लस 3 के रूप का है, देखो यहाँ पे भी है। फिर यहाँ पे मानेंगे 5 वाला विषम है, तो यहाँ पे मानेंगे ये भी इस रूप का है। अतः लिखेंगे यहाँ पे, अतः लास्ट में लिखेंगे, अतः 1, 3 तथा 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, विषम धनात्मक जरूर लिखना, विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे क्या लिखोगे, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है भाई, विषम पूर्णांक। यहाँ पे लिख देना पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। बस सही है, इतना ही आपको लिखना है, और ये आपका प्रोसेस बन गया। और इस बार आपके एग्जाम में ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। सही है, अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे मेरे भाई मैंने आपको पढ़ा रखी है एक्सरसाइज वाली क्लास में। ठीक है, ये तो मैं एक बार फिर से आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर से आपका एक रिस्टार्ट किया हूं ताकि आपको समझ में आए, हर एक पार्ट को मैं बता सकूं। जो यदि अभी तक नहीं जानते हो, मैथ्स में देखो क्या है भाई साहब, एक एक वर्ड सीखना है, इसमें रटना नहीं है। मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताया
कि b मैंने यहाँ पे 6 रखा, क्यों रखा, यहाँ पे r मैंने माना तो 6 से कम माना, क्यों माना, ये रीजंस ही आपको जानना है। डन है। चलो अब देखो ये क्वेश्चंस है, इसके पहले मैं तमाम ऐसी क्वेश्चंस अभी आपको पूछूंगा और मैं एक बता देता हूं, फिर आपको एक मैं होमवर्क देता हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव अभी पूछूंगा, मौखिक प्रश्न फिर से होगा, मजा आएगा भाई। कौन सा प्रश्न होगा? मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न मतलब जुबानी, है ना, आपको बताना है। मैं बिना ऑप्शन का आप दूंगा, अब ऑप्शन नहीं दूंगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नहीं दूंगा और ऐसे पूछूंगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, मैं उसको बता दूं, उसको पढ़ा दूं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, देखो भाई कुछ नहीं करना, एक बार शेयर करना, इसमें कुछ नहीं करना, सीधी सीधी बात क्या है कि इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। कैसे व्यक्त करना? गुणनफल के। ओके, बहुत बढ़िया। चलो आओ, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला नंबर प्रश्न को करेंगे और पहले नंबर प्रश्न के लिए देखो ये हल लिखेंगे और ऐसा लिखना जरूर, ठीक है। हल, पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 140 कर रहा है, तो इसको देखो आप इतना इंटेलिजेंट मत बनना, थोड़ा सा आप उसको रफ कार्य जरूर कर रहे हैं ना, या साइड में जरूर इसका गुणनखंड कर रहे हैं ना। ऐसे ये किससे भाग लेगा? 2 से। 70 दूनी 140 हो जाएगा, 2 से करोगे 35 दूनी 70 हो जाएगा, और 3 से करोगे, ये सॉरी 5 से होगा एक बार ना, तो 7 5 हो जाएगा, 7 5 35, ये हो जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा। सही है, 20 मिनट ही क्लास है और यार मेरी, है ना। मैं कोशिश करता हूँ 1 घंटे के अंदर में मैं सारी चीज़ें खत्म कर दूँ, ठीक है। अब देखो ये, यानी कि आप इसको किस रूप में लिख सकते हो? आप लिख सकते हो इसे 2 गुने 5 गुणे 7। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे इसका आंसर लिख देते हैं, कहते हैं मैंने गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। सही है, लेकिन यार आप 10वीं क्लास के बच्चे हो गए, आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो यार, तो ऐसे मत लिखो। इसमें एक लिखो छोटा सा वर्ड या, और या जो पावर में लिखो, 2 का घात कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि 2 का पावर यानी कि 2 बार आया है, 5 एक बार है तो 5 रहने दो, 7 एक बार है तो 7 रहने दो। अब लिखो यहाँ पे आंसर और तब जाकर के होती है सही जवाब। सही है, तो इस तरीके से आपको 156, 3825, 5005 और 7429 को सॉल्व कर लेना है। नहीं पता है तो मैंने एक्सरसाइज वाली क्लास में बना रखी है, उसको जरूर बना लेना। और जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इसे यार ईमानदारी से बनाना, क्योंकि ये बैकलॉग की जो समस्या आपकी चल रही है और अंतिम और आखिरी मौका है। सही है, चलो अब आती है एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन इसके पहले मैं चाह रहा हूं कि कम से कम आपसे तड़ातड़ 10 क्वेश्चन पूछूं, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ पढ़ाऊं, ठीक है। उसके पहले मैं एक छोटा सा फार्मूला बता दूं, ध्यान से रखना, एक छोटा सा मैं फार्मूला बता दूं ताकि उसी पे बनेगा, तो उसी पे मैं बता दूं, ठीक है। देखो फार्मूला होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, और 2 संख्या मान लो यदि ए गुणे बी दिया गया हो तो बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ये फार्मूला आप याद करके रखना। यदि कोई एचसीएफ पूछ देता है, एचसीएफ, तो बराबर हो जाएगा फार्मूला ए गुणे बी, अब बट्टा ये अब गुणा में है तो भाग में चला आएगा, यानी कि नीचे चला जाएगा एलसीएम। यदि कोई एलसीएम पूछ देता है मेरे भाई तो क्या होगा, ए गुणे बी, अब बट्टा हो जाएगा हम लोग का एचसीएफ। ये फार्मूला याद कर लो, ठीक है। और इसी फार्मूला पे भी मैं क्वेश्चन तड़ातड़ 10 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, मतलब एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड। यदि कोई ए पूछ देता है तो क्या होगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम हो जाएगा और बट्टा का बी हो जाएगा। यदि कोई बी पूछ देगा, आप देखो ए और बी क्या है, ए पहली संख्या है, बी दूसरी संख्या, ये ध्यान रखना है। कोई पूछ दे पहली संख्या क्या है ना, तो पहली संख्या एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा दूसरी संख्या, वही बी को दूसरी संख्या कहते हैं, ठीक है। दूसरी संख्या यदि पूछता है यानी कि बी, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे नीचे हो जाएगा पहली संख्या यानी कि ए। बस ये फार्मूला याद करके रखना, ये फार्मूला अभी आपके काम करेगा और आपके एग्जाम में भी काम करेगा। सही है, चलो अब मैं तगड़ी वाली क्वेश्चन पूछूं। साइंस का क्लास कब से चलेगा? साइंस का क्लास कल चलेगा, आज सोशल साइंस की बारी है ना। आज सोशल साइंस की क्लास चलेगी 8 बजे, कल आपकी साइंस की क्लास चलेगी। सही है, फिर आपकी इंग्लिश की क्लास चलेगी, ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से है। देखो संस्कृत और हिंदी, यानी कि हिंदी आपकी संस्कृत चली थी यार, मैथ्स फिर वो, ठीक है, बीच में मैथ आ जाएगा, बाकी आपकी सब अल्टरनेट कर आपकी चैप्टर्स चलेंगी। सही है, चलो क्वेश्चन पूछे, एक बार हाथ खड़ा करो। यस सर क्वेश्चन पूछिए। अरे हाथ खड़ा कर मेरे भाई, जल्दी से हाथ खड़ा कर, ठीक है। चलो क्वेश्चन बताओ फटाफट से। यदि 2 संख्या का गुणनफल 21 से 66 हो, ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2021 की द्वितीय पाली में। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए गुणे बी बराबर यदि 2166 दिया गया हो और उसका एचसीएफ
HCF मेरे भाई यदि आपको 19 दिया गया हो तो आपको यहाँ पे एलसीएम बतानी है, एलसीएम कितनी होगी। बिना ऑप्शन का देखते हैं कौन बताता है, बिना ऑप्शन का कौन बताता है। जल्दी से फटाफट से मुझे बताना, जल्दी से बताओ भाई साहब, आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करानी है, सही है, जल्दी से बताओ फटाफट से। सबसे पहले देखते हैं जवाब किसका आ रहा है, सबसे पहले जवाब किसका आ रहा है, मुझे ये चाहिए, ठीक है। अरे जल्दी से गुणा करो भाई। अभी तक सबसे पहले शत्रुघ्न जी का आया है, मिस्टर शत्रुघ्न का 114, बहुत बढ़िया, बहुत गुड, 114 इसका सही जवाब होगा, सही है। चलो दूसरे क्वेश्चन बताओ, जितने बच्चे सही नहीं जवाब दिए वो सही कर लेना, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का मेरे भाई जवाब देना, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। चलो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मिटाता हूं, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर, 2 का घातांक बताना, बताओ जल्दी बताओ फटाफट से, 2 की पावर बताओ। यानी कि 144 के यदि आप अभाज्य गुणनखंड करते हो, क्या करते हो मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंड, जल्दी से मेरे से पहले से जवाब दो फटाफट से। यदि अभाज्य गुणनखंड करते हो तो 2 का पावर कितनी बार आएगा, 2 का पावर कितना बार आएगा, वाह बाबू सत्यम, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 4 बार आएगा सर, बहुत गुड, 4 सही हो जाएगा, ठीक है। जितने बच्चे 4 दे रहे हैं उनका सही जवाब है। अनमोल जी बहुत बढ़िया, ज्ञानेंद्र जी, पूजा सिंह जी बहुत बढ़िया, सत्यम बाबू बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है। चलो एक बच्चा 77 कैसे आ गया बाबू, 77 कैसे आएगा यार, गलती मत करो। चलो एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो इसका गुणन, इसका लसा क्या होगा, यानी कि एलसीएम क्या होगा। यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो, कौन सी संख्या हो भाई, अभाज्य हो तो एलसीएम बता दो, एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ। अनमोल बाबू, प्रीतम, हिमांशु राज, एक ही गुप्ता जी बहुत बढ़िया। यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो एलसीएम क्या होता है इसका, एलसीएम कितना होता है, एलसीएम होता है, किसका जवाब आया सबसे पहले, अंजू कुमार का, बहुत बढ़िया, नहीं सत्यम जी का। चलो देखो एक बच्चा दे रहा है ए भागे बी, नहीं भाई ए भागे बी नहीं होगा, ए इंटू बी होगा। यानी यदि कोई कह दे कि मैं अभाज्य संख्या हूं, कह दे केहू कि हम अभाज्य संख्या हई, हमरा के बता दो कि हमारा एलसीएम का हुई, तो दोनों के गुणा कर दिया, सीधी सी बात है। यानी कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनफल जो होगा वही एलसीएम हो जाएगा, यानी कि ए इंटू बी या चाहे ए बी हो जाएगा, सही है। यदि इसका एचसीएफ पूछ दे, अगर कोई पूछ दे कि भाई साहब तब हमारे बता दो मसा का हुई, तो मसा हमेशा का हुई, 1 हुई, ये बात याद रखिए, ठीक बा। अभाज्य संख्या का मसा 1 होता है और उसका लसा जो होता है उसका गुणा कर देना, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई पूछ दे कि मैं 3 और 5 जो है अभाज्य संख्या, इसका एलसीएम क्या होगा, तो 5 3 15 हो जाएगा, लसा इसका ये एलसीएम क्या हो जाएगा 15, और इसका यदि एचसीएफ पूछ देगा तो आप कह देना है भाई साहब तुम अभाज्य हो, तो 1 हो जाएगा, कुछ मत करना, सीधी सी बात है, सही है, यस गुड, ठीक है। बाकी तमाम क्वेश्चंस आपकी ऑब्जेक्टिव आपकी कल चलेंगी, बाकी समय थोड़ा सा कम है इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर रिपीट करते हैं। देखो उसी पे ये क्वेश्चन है, मैंने अभी एक फार्मूला बताया, फार्मूला मैंने क्या बताया था, ये क्वेश्चन मैंने बताई थी ना, नहीं बताई थी यार, इस क्वेश्चन को नहीं बताई थी, मैंने बता देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं बताई थी, इस क्वेश्चन को बता देते हैं, उसके बाद से होमवर्क देते हैं। देखो होमवर्क जो दे रहे हैं उसे बनाना जरूर। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच भी कीजिए, 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। कैसे बनाओगे मेरे भाई, जल्दी बताओ, आओ बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ले लो 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हल लिखो, ठीक है, यहाँ पे लिखो फटाफट से हल, क्वेश्चन नंबर 1, 26 और 91, ठीक है। सबसे पहले इसका कह रहा है कि सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लेना, तो सबसे पहले 26 का गुणनखंड करो, तो 26 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 13, 13 दूनी 26, 91 का कितना होगा, 91 का 13 7 91, 7 गुणे 13, तो इसका एचसीएफ कितना निकल जाएगा, एचसीएफ वही होता है भाई जब दोनों में मिलता है, तो 13 मिलेगा तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ, और एलसीएम कौन होगा, एलसीएम वही होगा जो मिलेगा वो, जो नहीं मिलेगा सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणे 7 गुणे 13, यानी कि 7 दूनी 14 और 14 में
13 से गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, 14 में 13 से यदि गुणा करते हो तो कितना आएगा, जल्दी बताओ फटाफट से, 182, इतनी आएगा ना, 182, ये आ गया आपका 182। अब इसकी करनी है भाई जांच, तो लगाओ थर्मामीटर फटाफट से जल्दी से और इसकी जांच कर दो। जांच क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इसकी दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जांच में क्या करोगे, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या का गुणनफल बराबर क्या कह रहा है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होनी चाहिए, सही है। चलो तो दोनों संख्या क्या क्या है, पहली संख्या आपका क्या है, किधर है भाई, 26 गुणे 91 बराबर कितना, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ है 13 और गुणे 182, दोनों को गुणा करो, देखो कितना आता है, 23,400 कुछ आना चाहिए। एक बार गुणा करना फटाफट से, एक बार यार गुणा करना जल्दी से गुणा करना यार, इसके बाद क्लास है एक, और अब मेरे एक को भी ये है, मैं गुणा कर देता हूँ इससे ही, 23,000 कुछ आना चाहिए, 26 गुणे 91, 23,000 नहीं, मैं 2366 आना चाहिए, है ना, 2366 होगा। चलो 2366 और इसको भी गुणा करेंगे तो 23 और आपका 66 आएगा, ठीक है। अरे भाई 23 और 66 हो जाओ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अभी आपको दीपक सर आने वाले हैं और वो पढ़ाने वाले हैं, सही है, वो आपकी सोशल साइंस लेके आएंगे, तो वो उन क्लास में भी जरूर जुड़ना, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आप देख रहे हो कि दोनों संख्या का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर आ रहा है, तो आपका ये प्रश्न सही है। इसी प्रकार से आपको बनाना है प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3, इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बैक कर लो, पीछे कर लो, जो भी हो, ठीक है, सही है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, चलो इस पे क्वेश्चन, और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है, जो अभी मैंने आपको बताई थी। कह रहा है कि कोई संख्या है, ठीक है, इसको हल लिख लेते हैं फटाफट से। कह रहा है कि कोई संख्या है जिसका एचसीएफ दिया गया है, यानी कि 306 और 657 बराबर कितना है, 9 है। तो कह रहा है इसका एलसीएम बता दो। तो एलसीएम बराबर, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एलसीएम बराबर मेरे भाई जानते हैं कि दोनों संख्या का गुणनफल, यानी कि ए गुणे बी बराबर होता है एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यानी कि दोनों संख्या क्या है, 306 गुणे हो जाएगा 657, बट एचसीएफ कितनी है, 9 से भाग दे दो, कटाओगे 9 से कितना बार में जाएगा, 9 3 27, 9 चौका 36, 34, कितना हो जाएगा, 34 गुणे 657। तो 34 गुणे 657 करो तो फटाफट से कितना होता है, 34 गुणे 657, इसको देखो कितना आता है, जितना होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से फटाफट से करो, तो जल्दी से फटाफट से, मैं इसे ही कर देता हूं, 34 गुणे 657, ठीक है, 22,338, सही है। तो आप लिख देना डायरेक्ट यहाँ पे 22,338, इतनी आपकी आंसर आ जाएगी, ठीक है। आप गुणा कर लो ना फटाफट से, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब मैं गुणा करूँ तो यह समय हो जाएगा, 5 से 7 मिनट के बाद क्लास भी स्टार्ट करनी है, मुझे और भी आपको बतानी है, सही है। ये आपकी हो गया, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो बना देना। यदि यहाँ पे एचसीएफ के जगह एलसीएम दे दिया गया हो, ठीक है, और आपको एचसीएफ पूछा जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तब आपको यहाँ पे एचसीएफ से भाग दे देना, भाग करके गुणा कर देना, बोलो सही है। कोई समस्या होगी, नहीं गुरुदेव कोई समस्या नहीं होगी, तो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे देखो, ये देखो, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार। कह रहा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 गुणे प्लस 13 और इतना बराबर इतना संख्या भाज्य है, क्यों? यह संख्या भाज्य है, आखिरकार क्यों भाज्य है भाई? तो सबसे पहले तो भाज्य के बारे में हम लोग को कंडीशन पता होनी चाहिए। तो देखो, भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लगता हो, वैसी संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले इसको जांच करेंगे तभी पता चलेगा ना। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं और दूसरा क्वेश्चन आप बना दो, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं हल, और पहला क्वेश्चन है क्या चीज, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस का 13 है, ठीक है। तुम ये वाला बना लेना, सेम इसी प्रोसेस से बनेगा। नहीं बनेगा, एक्सरसाइज वाली क्लास में मैंने पढ़ा रखी है, देख लेना, प्लेलिस्ट में भी है ना। नहीं बनेगा मुझसे कह देना, मैं बना दूंगा। अब देखो, इसमें 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है, तो 13 में 13 आप कॉमन कर सकते हो, यस। तो जब 13 कॉमन कर लोगे बचेगा क्या, 7 गुणे 11 और यहाँ पे बचेगा ये 13 कॉमन हो गया तो 13 तो खत्म हो गया, और इसमें ये प्लस 13 है तो प्लस 13 यानी कि प्लस का 1 बच जाएगा,
ठीक है, और यही बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि जब 13 कॉमन ले लेते हैं तो इसको भी गायब कर देते हैं, फिर गड़बड़ हो जाता है। चलो तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा 13 और 11 से 77 और 77 और एक हो जाएगा कितना 78, ठीक है। अब चलो ये 13 को 13 रहने दो, इंटू 78 को यहाँ पे अभाज्य गुणखंड करके चेक करो। देखो 78 का अभाज्य गुणखंड करोगे 2 से कटेगा, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, ये होगा ना, 9 दूनी 18 चाहिए, 2 तिहाई, अच्छा हाँ 4 दूनी 8 थोड़ी ना हो गया यार, यहाँ पे 78 भाग दो 2 से, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 13 तिया 39, ठीक है, 13 एकम 13, यानी लिख सकते हो इसको 2 गुणे 3 गुणे 13, सही है, इतना लिखोगे। यदि जैसे आप इसे लिखोगे तो आप देख रहे हो यार कि यह क्या है, एक से ज्यादा संख्या से यह भाज्य है ना, यानी कि इसके ज्यादा गुणखंड निकल रही है, इसलिए क्या है, यह भाज्य संख्या है। अब यह कारण आप यही दे सकते हो, चूंकि यह जो है वह एक से ज्यादा यानी कि स्वयं और एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित है, इसलिए कौन सी संख्या है, यह भाज्य संख्या है। वैसे ही इसमें से देखोगे, इसमें से कमन क्या करोगे, तो इसमें से 5 कमन करो, देखो +5 इसमें है और +5 ये यहाँ पे 5 है, 5 बाहर करो, फिर सबकी मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके उसके भाज्य गुणखंड निकाल दो, आपके आंसर जो है तगड़ी वाले निकल करके चले जाएंगे, सही है। अब चलो अगला क्वेश्चन में देख लेता हूँ यार, ये लो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है यार, 2 मिनट लगेगा, मैं इसको समझा दूंगा आपको। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, ठीक है, मैं इसको समझा दूं। कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, आखिरकार क्यों है। आप सभी जानते हो कि √5 एक भी अपरिमेय संख्या है, √2 भी अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है, और इसमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आएगा। यदि मैं आज √2 वाला बता दूं तो मुझे बताओ कि √5 आएगा तो बना दोगे, √3 आएगा तो बना दोगे, कि वो अंक तो चेंज करना है, 2 की जगह आप 5 लिख देना, 2 की जगह 3 लिख लेना, सही है। चलो तो सबसे पहले कह रहा है कि आप अभाज्य संख्या ऐसे अपरिमेय संख्या ऐसे सिद्ध कर दीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल, और लिख करके हम लोग करेंगे यदि संभव हो तो मान लेंगे, यदि लिखेंगे संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बस 2 मिनट में बन जाएगा, ठीक है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि P/Q बराबर क्या है, √2, ठीक है, जहां P और Q पूर्णांक है। ये बात हर एक बात लिखना और आपको समझ में आ जाएगा, यदि आपको ये सिद्ध करना नहीं आता है तो आज से दिक्कत नहीं होगा। पूर्णांक है तथा P और Q सअभाज्य संख्या है। अब कई बच्चे जो है वह सअभाज्य संख्या में कंफ्यूज हो जाते हैं। अभाज्य संख्या है, अब देखो भाई सअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि उसका HCF 1 निकलना चाहिए, यानी कि यदि वो परिमेय संख्या है तो उसका HCF कितने निकलने चाहिए, 1, यानी कि P और Q का HCF 1 ही निकलना चाहिए, यह ध्यान देना है। अब हमको यही साबित करना है कि यदि क्या इसका 1 आता है या नहीं आता है, तो आओ चेक करते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको नीचे लगा देते हैं 1। जब 1 लगाएंगे तो त्रियक गुणा करेंगे, तो यहाँ पे जब त्रियक गुणा करेंगे तो P में 1 से करेंगे हो जाएगा P, और √2 में Q से करेंगे क्या हो जाएगा, √2Q हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का एक बार वर्गमूल करेंगे, यानी ये सॉरी वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। अब क्यों करेंगे भाई साहब, जब तक करेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है, इसलिए करना पड़ रहा है इसे। तो करेंगे, जब करेंगे तो P को करेंगे वर्ग, यानी कि तो P² हो जाएगा, और √2Q को जो वर्ग करेंगे, यानी कि √2 को जब हम वर्ग करेंगे, यानी कि रूट को समाप्त करने के लिए करेंगे हम लोग वर्ग, तो करेंगे क्या हो जाएगा 2, और Q का करेंगे तो Q² हो जाएगा, यस। तो क्या हो जाएगा, 2Q² हो गया। अब ध्यान से देखना, यहीं पे समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्या है कि जो P² है वो दो जो है वो P² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है, 2 से विभाज्य है। कैसे, देखो
यदि ये पी स्क्वायर बराबर 2q है, तो यदि हम 2 को अगर इधर लेके आए इधर, तो ये गुणा में तो नीचे भाग में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। यानी कि इससे भाग्य है, यानी कि जो भी यहाँ पे संख्या आएगा वो 2 से क्या होगा? ये भाज्य होगा। यदि वो संख्या 2 से भाज्य है तो संख्या पी स्क्वायर यदि 2 से भाज्य है तो पी भी 2 से भाज्य होगा। कैसे, वो भी समझ लो। मान लो कि कोई संख्या 4 है, कोई किसी संख्या का वर्ग, और वो 2 से कट जा रहा है, ठीक है? तो मुझे बताओ 4 का यदि हम वर्गमूल कर देते हैं, यानी कि स्क्वायर हटा देते हैं, तो 4 का स्क्वायर हटाएंगे कितना होगा? 2। तो 2 भी तो 2 से भाग लगेगा। यदि कोई संख्या मान लो 25 है, ठीक है, 5 का वर्गमूल, और वो 5 से विभाजित हो रहा है, तो स्क्वायर यदि हटाएंगे तो 5 भी 5 से तो विभाजित हो जाएगा ना। यानी कि वही बात यहां पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे चूंकि 2p स्क्वायर का विभाजित p स्क्वायर से विभाजित है या विभाजित है, ठीक है? इसलिए 2p से भी विभाज्य होगा, वही होगा, विभाजित होगा चाहे विभाज्य होगा, सही जल्दी है आप लिख लेना, विभाजित होगा, ठीक है? और ये वाली कंडीशन को हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब जब समीकरण नंबर 1 में हमने माना तो यहां पे तो पता चल गई भाई ये दोनों से विभाज्य हो रहा है, लेकिन एक बार में हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। हम कहेंगे नहीं भाई, तेरे को एक बार में नहीं कह देंगे कि तुम अपरिमेय संख्या हो। मैं एक बार और इसमें कुछ यूनिक चीजें करता हूं और कुछ और मैं मान लेता हूं और उससे चेक करता हूं। भाई चेक करता हूं क्योंकि एक बार तो पी ही हुआ, मुझे क्यू भी तो पता करनी चाहिए ना, क्योंकि पी तो देखो पी और क्यू दोनों पूर्णांक है और इन दोनों का एचसीएफ एक आना चाहिए। लेकिन अभी तो हमने पी के बारे में बात की है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे। ऐसे मानेंगे क्या, अब ध्यान से देखना। मैं यहां बना दूं, चलो मैं यहां बनाता हूं। भाई साहब मैं क्या करूंगा, ये पी के बदले मैं मान लूंगा एम, ठीक है? क्या मान लूंगा? पी के बदले एम हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। और भाई साहब ये मानना पड़ेगा आपको, ठीक है? इसके बारे में क्वेश्चन मत करना कि क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि चलो जब हम लोग पी के बदले एम मान लिया तो समीकरण नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में पी का मान रखने पर, पी का मान रखने पर, मेरे भाई यदि हम p का मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण नंबर है p स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर। अब देखो, अब फिर वही बात 2q स्क्वायर हो जाएगा ना, यस। अब फिर मैं यदि इसको यहां पे लेके जाता हूं, अरे भाई साहब 2 कैसे हो जाएगा यार, आप ध्यान देना, यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, 2q स्क्वायर है ना, p के बदले हमने m माना, तो m स्क्वायर बराबर 4m हो जाएगा, इसको q स्क्वायर ऐसा आना चाहिए, है ना? बोलो फटाफट से, ये बताना मुझे फटाफट से, जल्दी से। यहाँ पे m के जगह हम लोग, नहीं सॉरी माफ करना यार, m के जगह हम लोग इसमें 2 साध सीध करना है ना, सॉरी यार मिस्टेक हो गया। यहाँ तो सब जगह सही है, यहाँ पे 2m मानना, सॉरी माफ करना यार, क्योंकि यहाँ पे 2 करना। अब ये बात ध्यान रखना, जो भी यदि यहाँ पे √5 सीध करना होगा तो p के बदले 5 मानना, 5m, और यदि 2 करना है तो 2m मानना पड़ेगा। यदि आप 2m मानते हो तो माफ करना इसे, यदि आप 2m मानते हो p के बदले, तो p स्क्वायर है तो 4m स्क्वायर हो जाएगा बराबर, और ये 2q है तो 2q का 2q ही हो जाएगा। सॉरी माफ करना, गलती हो गया। चलिए ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर। या फिर आप इसे लिख सकते हो कि q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। तो बात वही हो गया कि जो q है, q स्क्वायर, वो 2 से क्या है, विभाज्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि वही वाले कंडीशन, देखो एकदम सेम है प्रोसेस, देखो p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, तो q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, बात वही है। फिर ये इसके नीचे चला जाता, फिर ये भाज्य हो जाता, इसलिए 2 जो है वो q स्क्वायर का q स्क्वायर से विभाज्य है या विभाजित है, जो भी लिखना। इसलिए आप लिखोगे कि q भी
इसलिए क्या है, क्यूब ही विभाज्य होगा, क्यूब ही दो से क्यूब ही विभाजित है। अब हम देखेंगे भाई साहब यहाँ पे 2 से ये भी विभाजित है, 2 से ये भी विभाजित है, तो फिर तो इसका HCF एक आया ही नहीं, यानी कि इसे संतुष्टि नहीं कर रहा है, तो लिख देंगे अतः हम लोगों का यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इसे एक बार नहीं 2-3 बार आपको ध्यान से सुनना होगा, मतलब 1-2 बार इसे रिपीट करके देखना होगा तो जाके समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा गड़बड़ करता है आपके एग्जाम में। ठीक है साथियों, थोड़ी सी लेट हो गई, दीपक सर की क्लास है यार, जल्दी से आ जाओ क्लास में, मैं इसे एंड करता हूँ। ठीक है साथियों, लव यू। आप पढ़िए दीपक सर से, फिर मिलूंगा मैं कल शाम 7 बजे, जरूर जुड़ना। कल आपकी आएंगे इसके सारी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव, और ये आपकी बस इतने ही चीज है, ओवरव्यू है, और इसकी सारी के सारी क्या पढ़ लोगे आप लोग, मुझे बताओ फटाफट से। इसकी एक्सरसाइज यानी कि 1.1, 1.2, 1.3 कल पढ़ के आना, कल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगी, कल इसका पूरा खेल समाप्त हो जाएगा, कल इसकी चैप्टर समाप्त। ओके साथियों, लव यू। मैं मिलता हूं अगले वाली क्लास में, कल जरूर जुड़ना शाम 7 बजे।